आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 21 दिसंबर मंगलवार दिन भर है ये। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। सबसे पहले आज बात उस साइलेंट वोटर की जो किसी तरह बस गोलबंद हो जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक लगे हुए हैं। लेकिन आधी आबादी वाली महिलाएं क्या चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं? क्या उत्तर प्रदेश जैसे जटिल राज्य में जहां कास्ट, रिलीजन और दूसरे खांचों में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो पोटेंशियल वोट बैंक बनने का मादा रखती हैं? समझेंगे। फिर बात ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जो भारत में तो अभी कम है लेकिन अमेरिका में अपना असर दिखाने लगा है। वहां ओमिक्रॉन से नोन फर्स्ट डेथ की भी पुष्टि हुई है। तो कोविड के कुल मामलों में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही उस थ्योरी का भी सच जानेंगे कि क्या ओमिक्रॉन का HIV एड्स से कोई कनेक्शन है। बात होगी फिर पंजाब के सियासत की, जहां विक्रम मजीठिया ड्रग केस की एंट्री हो गई है और अकाली दल के सीनियर लीडर मजीठिया पर 49 पन्नों का FIR दर्ज किया गया है। इस केस से पंजाब की सियासत क्या बदल जाएगी और इसका राजनीतिक फायदा किसे हो सकता है। और आखिर में बात होगी एक्टर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 की। फिल्म परसों रिलीज हो रही है लेकिन आज इसका मीडिया प्रीमियर हुआ। हम बात करेंगे इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल के चीफ ऑफ एंटरटेनमेंट ब्यूरो तुषार जोशी से, जिनसे हमने तब बात की जब वो फिल्म देखकर निकले थे। तो कैसा है फिल्म का रिव्यू, जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में फेंकी रूल बुक। स्पीकर ने संसद के पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से किया निलंबित। बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के परिसर में आग, 3 की मौत, 35 घायल। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर मिलेगी अब मौत की सजा। विधानसभा में बिल पास, भाजपा ने बताया काला अध्याय। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने कहा लोकतंत्र का मजाक। 18 साल की लड़की PM चुन सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? विवाह की उम्र बढ़ाने पर बोले ओवैसी। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर PM मोदी की फोटो के खिलाफ याचिका पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। ओमिक्रॉन की वजह से कर्नाटक में 2 जनवरी तक पार्टी पर लगी रोक। पाकिस्तान में मंदिर के मूर्तियों के तोड़े जाने पर सैकड़ों हिंदुओं का सड़कों पर प्रदर्शन। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के विलय को बोर्ड की मंजूरी, बनेगी देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 की सेमीफाइनल में बैकफुट पर टीम इंडिया, जापान 3-1 से आगे हुआ। अक्सर सुबह के पॉडकास्ट में हम लोग चुनावी राज्यों से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट सुनवाते हैं। लोगों के मुद्दे क्या हैं, शिकायतें क्या हैं। कभी आपने गौर किया हो अगर, तो अक्सर उसमें पुरुषों की ही आवाज़ें और राय सुनने को मिलती हैं ज़्यादातर। जैसे महिलाओं की अपनी कोई राय है ही नहीं और वो जैसे इस पॉलिटिकल लैंडस्केप का पार्ट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की आज बात कर रहे हैं। स्टेट की बजाय एक कंट्री अगर होता ये, तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। 23 करोड़ आबादी है सेंसस के नए प्रोजेक्शन के हिसाब से। लेकिन इस आबादी की आधी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन कितना है? तो आधे से भी कम। जनसंख्या लगभग 50% और रिप्रेजेंटेशन करीब 10%। इसको ऐसे समझिए, आज़ादी के बाद 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो 20 महिलाएं यूपी असेंबली में चुनकर गईं। करीब 70 साल के बाद भी 2017 चुनाव में 403 मेंबर वाली असेंबली में ये संख्या महज 40 ही थी। ये और बात है कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। शायद इस अपवर्ड ट्रेंड की ही वजह से ही, मतलब चुनाव दर चुनाव महिला विधायकों की छोटी ही सही मगर बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को अपने पाले में करने में जुटी हैं। लेकिन क्या महिलाएं इस पोटेंशियल वोट बैंक का हिस्सा बन पाएंगी? ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर प्रियंका गांधी ने राज्य में एक अलग मोर्चा खोला हुआ है, जहां लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम से मुहिम है। महिलाओं के लिए अलग मैनिफेस्टो, स्मार्टफोन, स्कूटी जैसे वादों की झड़ी है। तो वहीं बीजेपी भी इस चुनावी गणित में पीछे नहीं रहना चाहती। शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज पहुंचे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। कहा गया कि इससे ग्रामीण इलाकों की करीब 16 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इसके अलावा मोदी ने महिलाओं की एक बड़ी रैली को संबोधित किया। कहा कि पहले महिलाओं को सड़क पर निकलना मुश्किल होता था, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर
वापस नहीं आने देगी। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। प्रधानमंत्री की इस रैली के फौरन बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन आया। कहा उन्होंने कि यूपी की महिलाएं जाग गई हैं, इसलिए आज पीएम को उनके आगे झुकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है। बहरहाल जिस साइलेंट वोटर को लुभाने के लिए ये सब बातें कहीं और की जा रही हैं, क्या वाकई वो एक पोटेंशियल वोट बैंक बन पाएंगी? इलेक्टोरली इतने कॉम्प्लेक्स स्टेट में क्या महिलाओं का छोटा ही सही मगर कोई अलग वोट बैंक हो सकता है बिहार की तरह? पूछा मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का रेशा रेशा समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट शरद प्रधान से। ये जो है शायद इस इलेक्शन में ना बन पाए क्योंकि इतना ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आगे चल के बिल्कुल ये वोट बैंक बनेगा। इसकी शुरुआत करी प्रियंका गांधी ने और बीजेपी ने उसको फॉलो किया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिलाओं के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो रिलीज किया हो किसी पार्टी ने, और वो प्रियंका गांधी ने किया। ठीक है, उनकी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है, कांग्रेस की एग्जिस्टेंस ही बहुत ही मामूली सी है, लेकिन इसके जरिए से उन्होंने इसमें सक्सीड किया है कि लुभाने में कोई शक नहीं है कि महिलाओं को लगने लगा कि इससे पहले कभी महिलाओं की बात नहीं होती रही है इतने ठोस शब्दों में। क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने उनके आरक्षण की बात करी उनके लिए और पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से कभी किसी ने नहीं किया, इससे एक आत्मशक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और महिलाएं जो हैं अपने आप को असर्ट करेंगी। और जब भी असर्ट करने लगेंगी तब महिलाओं जो मर्दों का जो वर्चस्व बना हुआ है उसको बड़ी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि मर्द आज भी आम तौर पे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट नहीं करता है कि महिला को उसके साथ बराबरी दी जाए। उसके अलावा भी कभी महिलाओं के इश्यूज प्रोजेक्ट नहीं किए जाते। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, कभी देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हुए? सब ये कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कभी भी जिस तरीके से रेप्स बढ़ते जा रहे हैं आज यही कारण है, और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा। वो छोटे केस हुआ, केस के नाम पे कुछ बोल दिया और हो गया, पकड़ लिया गया, बंद हो गया, लेकिन कभी इसको इशू नहीं बनाया। जो लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कूलों में, आज की डेट में भी, नौकरियों में भी, उसके खिलाफ अब ये चीजें जब उठेंगी तो निश्चित है कि आगे चल करके ये वोट बैंक बनेगा ही। शरद जी, महिलाओं को लुभाने के लिए जिस तरह बीजेपी, कांग्रेस और अदर पॉलिटिकल पार्टीज कोशिशें कर रही हैं, उसमें किसकी रणनीति ज्यादा मजबूत और असरदार नजर आती है आपको? देखिए, रणनीति तो सबसे रखी है, सबसे पहला जो उसमें पासा फेंका है वो प्रियंका गांधी ने फेंका। अब उसको सब फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग दिखा रहे हैं और अंदर से आवाज नहीं निकल रही। भाई देखिए, बड़ी खुली चीज है। योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे, वो पहले भी इसके खिलाफ बोल चुके हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना या महिलाओं का रक्षण करने के वो सख्त खिलाफ है, वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। और जो आम मानसिकता है वो जाहिर हो जाती है, और जब आप किसी ने और ने एक इनिशिएट किया, जैसे प्रियंका ने किया, बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सबके दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ये नहीं चाहते नहीं है, ये तो मजबूरी में कर रहे हैं। अब कितना कांग्रेस को मैसेज पहुंचा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास मशीनरी नहीं है, कि कितना ये बात फैलाई जा सकती है कि देखिए असली करने वाले हमें, अब ये हमारी नकल कर रहे हैं, और नकल करने का मतलब है दिल से नहीं कर रहे। तो ये चीज जब आ जाएगी तो इसका बेनिफिट शायद बीजेपी को कम मिले, क्योंकि जो एक मेंटालिटी है और मानसिकता है वो तो पड़ी चली आ रही है, ये एक नई चीज है और इसके लिए जो है वो समय लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आगे चल करके कांग्रेस इसकी जो इसका फायदा है वो आगे चल करके अगले चुनाव में जरूर कांग्रेस को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शरद प्रधान जी। कहां तो पहले पेंडेमिक के एंडेमिक में तब्दील होने की बात हो रही थी और कहां अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी नई चिंताओं की हो रही है।
आज ही भारत में ओमिक्रॉन के 200 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। चिंता की बात इसलिए है कि 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये तो भारत की बात हुई, लेकिन आज ही अमेरिका से खबर आई कि यहां भी ब्रिटेन के बाद ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। यही नहीं, जो कोरोना के केसेस यहां आ रहे थे उसमें सिर्फ 3% ही ओमिक्रॉन के मामले थे, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही अब 73.2% मामले ओमिक्रॉन के हैं। उधर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएंगे। यूरोप के ही नीदरलैंड्स में हालात इतने खराब हैं कि चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। बाकी देश भी क्रिसमस इवेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी में है, तो WHO ने प्रतिबंधों पर सहमति जताते हुए कहा है कि एन इवेंट कैंसल्ड इज बेटर देन अ लाइफ कैंसल्ड, यानी एक जिंदगी के खत्म होने से बेहतर है कि इवेंट को खत्म कर दिया जाए। 1 महीने के अंदर इस वेरिएंट ने यह हाल कर दिया है दुनिया का। ऐसे में इस वायरस को जानने समझने की कोशिश में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लगे हुए हैं। इसी बीच एक नई थ्योरी की खूब चर्चा है, और वो ये कि हो सकता है ओमिक्रॉन का कनेक्शन HIV एड्स से हो। साउथ अफ्रीका के रिसर्चर भी इस पॉसिबल लिंक पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन का दावा आखिर किस आधार पर किया जा रहा है, पूछा मैंने ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। ओमिक्रॉन या जो भी पहले के जो कोविड के वायरस है और वेरिएंट है, वो सब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उसके अंदर ज़्यादा तकलीफ करते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा मार सकते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर HIV जो ट्रीटमेंट पे नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, COPD के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, या जो कीमोथेरेपी पे है वो पेशेंट, रीनल प्रॉब्लम के जो डायलिसिस पे ऐसे पेशेंट, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की हालत में उनको तकलीफ होती है ज़्यादा। अब अफ्रीका में क्या है कि वहाँ पे हर 5 में एक अडल्ट HIV पॉजिटिव है साउथ अफ्रीका में, यानी 18 से 44 या 18 से 45 की एज में 20% लोग HIV पॉजिटिव है, और जितने पॉजिटिव है उसके खाली 60-70% लोग HIV ट्रीटमेंट पे है, बाकी 30-40% लोग ट्रीटमेंट पे नहीं है। जो ट्रीटमेंट पे नहीं है उसके अंदर आधे से ज्यादा लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, और इसी आधार पर यह बताया गया कि हो सकता है वहाँ पे जो अनट्रीटेड HIV पेशेंट है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV पेशेंट है, उसके अंदर ओमिक्रॉन ज्यादा फैला है और वहां से दूसरे लोगों में ज्यादा फैल रहा है। तो ये एक थ्योरी है, वो कुछ स्टडी करके बताएंगे। अभी तक पूरा डाटा सामने आया नहीं है, लेकिन ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं है। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, युगांडा, रुवांडा, टांजानिया, बोट्सवाना, यहाँ पे सब जगह HIV का प्रमाण 10% से लेकर 35% तक है। जिम्बाब्वे में लगभग 1/3 अडल्ट, 1/3 जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए आती है उनके अंदर HIV है। तो अगर उन लोगों में HIV का ट्रीटमेंट चालू नहीं किया है तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बनने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी CD4 काउंट कम हो जाता है। CD4 काउंट जब 200 के नीचे जाता है तो उनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, PCP निमोनिया होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसी ढंग से ये कोविड भी आएगा। डॉक्टर साहब, अभी रिसर्चर्स इस लिंक को डिकोड करने में लगे हैं जो थ्योरी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। अगर एक पॉसिबल लिंक मिलता है HIV और ओमिक्रॉन के बीच, तो फिर चैलेंजेस क्या होंगे? हमारे देश में भी कम से कम 21 लाख लोग HIV ग्रसित है, HIV इन्फेक्टेड है। उसके अंदर 17 लाख लोगों को पता है कि उनको HIV है, और उसमें से 14 लाख लोग HIV के ट्रीटमेंट पे है। इसका मतलब 7 लाख जो लोग ट्रीटमेंट पे नहीं है या जिनको पता ही नहीं HIV है, तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 2/3 लोगों को पता है ट्रीटमेंट पे है, 1/3 लोगों में ट्रीटमेंट चालू नहीं है। तो इसके अंदर हो सकता है कि आधे या आधे से थोड़े कम जिनका CD4 काउंट कम होगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो उन लोग को भी यानी लगभग ये पॉपुलेशन होगा 3.5 लाख 4 लाख का, कि ऐसे लोग होंगे कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV पॉजिटिव है, और उन लोगों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं पता नहीं है, तो उन लोगों में इसका चैलेंज ज्यादा हो सकता है। तो हमें यानी जो अफ्रीका में हो रहा है वो इंडिया में भी उस नजर से देखना पड़ेगा। दूसरा, अभी अफ्रीका में सब लोग अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में जो एक डाटा आता है लास्ट वीक के मुकाबले में इस वीक में कितने इन्फेक्शन बढ़े हैं, तो ऐसे कम से कम अफ्रीका के 10 कंट्री 12 कंट्री है, जो युगांडा, बुरुंडी, रुवांडा, टांजानिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर 200% से लेकर 400% तक की बढ़ोतरी है गए हफ्ते में और इस हफ्ते में। तो जो ये बढ़ोतरी दिख रही है जो पहले नहीं थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, इसका मतलब ये हाईली इन्फेक्शियस वायरस की वजह से बढ़ोतरी है। वहां पे
टेस्टिंग के चैलेंजेस है, वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के चैलेंजेस है, या ये इसलिए पता नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन ये ओमिक्रॉन है क्या डेल्टा है क्या वो ओरिजिनल जो उनका बीटा है वो है, तो ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अफ्रीका की सिचुएशन भयानक है और वहां पर HIV ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। पंजाब में कुछ ही दिन में चुनाव होंगे और पिछली बार ही की तरह चुनाव से पहले सियासी बवाल में फिर बिक्रम मजीठिया ड्रग केस की एंट्री हो गई है। अगर पिछली बार का पंजाब चुनाव आपको याद हो तो चुनाव प्रचार के दौरान अकाली दल के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पब्लिक मीटिंग में और रैलियों के दौरान ड्रग्स की तस्करी करने और पंजाब में नशा बेचने के आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशीष खेतान ने खुलकर उनके खिलाफ ये बातें कही थीं। इसके बाद चुनाव खत्म होते ही बिक्रम सिंह मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशीष खेतान पर मानहानि का केस कर दिया था। फिर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी वगैरह लिखकर माफी मांगी, खूब खींचतान भी हुई थी। लेकिन इस बार राज्य की सत्ता में बैठी कांग्रेस की चन्नी सरकार ने ही बिक्रम मजीठिया पर ड्रग की तस्करी के मामले में केस दर्ज करा दिया है। 49 पेज की FIR में उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ियों के जरिए ड्रग तस्करी में मदद की है। उन्होंने नशे को बांटने और बेचने के काम को फाइनेंस किया। इस तरह से ड्रग तस्करी की पूरी साजिश रची। मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्टेट क्राइम पुलिस थाने में यह FIR की गई है NDPS एक्ट के तहत और कार्रवाई हुई है स्पेशल टास्क फोर्स की उस रिपोर्ट के आधार पर जो 2018 में ADGP हरप्रीत सिद्धू की अगुवाई में तैयार हुई थी। उसी में मजीठिया का नाम होने का दावा है। तो अब पुलिस बिक्रम मजीठिया को पकड़ने में लगी है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर है कि वो पंजाब से बाहर चले गए हैं और उनके साथ पंजाब पुलिस के जवान भी सिक्योरिटी में नहीं है। इससे अनुमान में यह लगाया जा रहा है कि बिक्रम मजीठिया को पहले ही इस तरह की कार्रवाई की खबर थी। तो क्या कांग्रेस या कहें कि चन्नी सरकार के चुनाव से ऐन पहले इस कदम से पंजाब में सियासत कुछ बदलेगी? ये पूछा मैंने चंडीगढ़ में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार विपिन पब्बी से। जो इनके मजीठिया साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई है ड्रग के मामले में, इससे कोई भी बिल्कुल सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग और काफी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बल्कि मीडिया में भी खबरें पिछले हफ्ते 10 दिन से आ रही थी कि ये होने वाला है। और बल्कि उसके खबरों में तो ये भी कहा गया, आम आदमी पार्टी वालों ने भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इनकी मीटिंग हुई है कुछ अकाली लीडर्स की और कांग्रेस वालों की, और ये केस दर्ज होने वाला है और ये केस थोड़ा वीक दर्ज होगा जो अगले दिन इनको ताकि जमानत वगैरह मिल जाए। ये मतलब इस तरह की खबरें आ रही थी। वैसे भी जब से ये चन्नी साहब आए हैं और सिद्धू जी आए हैं, तब से ही उन्होंने ये तो नंबर 1 अपनी प्रायोरिटी रखी हुई थी कि ये जो केस हैं, 2 केसेस, एक सेक्रेलेज वाला और दूसरा ये ड्रग वाला, कि हम इसका जो है करेंगे, हम जो भी इसमें एक्यूज्ड हैं उनको हम अरेस्ट करेंगे, पकड़ेंगे, जो कुछ भी उन्होंने ये कहा था। तो ये तो उनकी घोषणा ही थी, इसलिए सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होना ही होना है। तो इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत देर बाद ऐसा एक्शन हुआ है और बहुत छोटा एक्शन हुआ है कि जिसका कोई असर अकालियों के खिलाफ तो नहीं पड़ सकता। हो सकता है उनके फेवर में थोड़ा बहुत जरूर जाए, पर कांग्रेस के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी देर में अगर ये पहले अगर इन्होंने केस किया होता और अभी तक अदालतों में केस गया होता और कोई निर्णय आ गया होता, तो अब 4.5 साल के बाद इन्होंने ये केस किया भी है, तो उसका इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला लगता नहीं, ये मेरा सोचना है। पब्बी जी, चलिए, कांग्रेस को आपने कहा कि कोई खास फायदा नहीं होगा और देर से कदम उठाया, लेकिन आपने बताया कि अकाली दल को इससे फायदा हो सकता है, वो कैसे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि पिछली बारी जब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे ही जोश जोश में आकर उन्होंने एक बारी सुखबीर बादल को गिरफ्तार कर लिया था। किस केस में किया था मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन सुखबीर बादल को उन्होंने ऐसे गिरफ्तार किया था। उसका असर ये हुआ था कि जो सिंपैथी लोगों की थी वो सुखबीर बादल और उनकी तरफ हो गई थी, तो उसका कैप्टन अमरिंदर सिंह को नुकसान ही हुआ था, क्योंकि वो अगला इलेक्शन हार गए थे कि वो सुखबीर बादल को अरेस्ट करने के बावजूद भी कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। तो यही जो अब भी जो है अकालियों को, जैसे आज सुखबीर बादल ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, प्रकाश सिंह बादल ने भी दिया है कि ये सारा जो है इनके पास कुछ केस नहीं है, इसकी वजह से
2-3 डीजीपी इनको चेंज करने पड़े हैं, 2 एसएसपीज ने कहा कि रिजाइन कर दिया है कि हम जो है इनको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि केस बनता ही नहीं है। ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो जाएं क्योंकि केस बन नहीं रहा और आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। और जो आज सुखबीर बादल जी ने एक और बात कही जो मेरे को भी मालूम थी कि वो एक ही ऐसा थाना है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के डायरेक्टली अंडर आता है और उसमें आज तक सिर्फ एक पहले कोई एफआईआर दर्ज हुई थी कितने सालों में, और ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। उनका कहना ये है कि बाकी सारे जो थाने वाले हैं और जो एसएसपीज हैं उन्होंने ना कर दिए कि हम झूठा केस नहीं हम इसमें लगा सकते और इनको फंसा सकते। तो अब उनका जो फाइनल जो काम उन्होंने किया है कि जो डीजीपी के अंडर एक ही थाना आता है वहीं पर ही एफआईआर दर्ज करके और इनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है और प्रोबेबली इनको अरेस्ट भी करेंगे। तो वो सिंपैथी जो है थोड़ी बहुत की जो वो पॉसिबल है कि अकालियों की तरफ जाए, जैसा मैंने बताया था पहले कि सुखबीर बादल की गिरफ्तारी जो है उनके हक में गई थी। अच्छा पब्बी जी, इस पूरे केस में आम आदमी पार्टी का रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसने बड़ा तूल दिया था पिछले चुनाव में ही, हालांकि आज तो अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ बयान नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने इस एफआईआर को लेकर संकेत दिए थे। उन्होंने तो सुखबीर बादल और चन्नी के बीच में इस केस को लेकर सांठगांठ हो गई है ऐसा भी कहा था। तो अब जब प्रदेश सरकार ने ये कार्रवाई कर दी है तो क्या अपने इस अजम्पशन का इस बार कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को हो पाएगा? आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि उन्होंने यहाँ आवाज जरूर उठाई थी कि ये होना चाहिए और अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टीज में आपस में मिले हुए हैं, तो उस तरह से वो कोशिश करेंगे क्रेडिट लेने की, देखो जी हमने प्रेशर बनाकर रखा तब कांग्रेस ने ये लिया। तो वो इस तरह का तो डेफिनेटली वो इसका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको जो ओवरऑल जो उनकी पॉलिटिकल मशीनरी है अभी वही इतनी ज्यादा गेयरअप नहीं हुई है। ये जरूर है केजरीवाल साहब आते रहते हैं बीच में और 2-3 और लीडर दिल्ली के आते रहते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो है जो उनकी अपनी लोकल लीडरशिप का वो अभी तक बीच में लटक रहा है और उसकी वजह से कोई भी मुद्दा जो है वो बहुत स्ट्रांगली नहीं उठा पा रहे क्योंकि लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है। अभी तक वो क्रेडिबिलिटी जो है अपनी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा बहुत जरूर होगा कि वो श्रेय इस बात का जरूर लेंगे कि देखो जी हमने कांग्रेस पर प्रेशर डाला तो उन्होंने जाकर इनके खिलाफ एफआईआर की है, उतना श्रेय जो वो जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विपिन पब्बी। साल 1983 में हिंदुस्तान की 75 करोड़ आंखों को एक मंजर मिला। वो मंजर जिसमें एक 24 साल का नौजवान लॉर्ड्स के मैदान में सिल्वर कलर की ट्रॉफी थामे मुस्कुराता हुआ खड़ा है। उसकी आंखों की चमक और चेहरे के तासुरात बयान करते हैं कि वो जहां से चलकर जहां तक आया है वो सफर कितना चुनौतीपूर्ण और कितना मुश्किल रहा होगा। 83 की वो जीत महज क्रिकेट में एक देश के बेहतर खेल का इनाम नहीं थी, बल्कि उसने कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हिंदुस्तान को एक नया जोश और नए ख्वाब देखने की सलाहियत दी। ये बताया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर जीत की कोशिश ईमानदार है तो। और 38 साल बाद इसी बात को दोबारा साबित किया है एक्टर रणवीर सिंह ने। उनकी ईमानदार कोशिश ने पर्दे पर साल 83 के कपिल देव को पूरी तरह से जी लिया है। 23 दिसंबर को रिलीज हो रही फिल्म 83 का रिव्यू सुनते हैं इंडिया टुडे डिजिटल के एंटरटेनमेंट ब्यूरो चीफ तुषार जोशी से। जमशेद में 83 देखकर अभी निकला हूँ थिएटर से बाहर और मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के बारे में जितना बोले उतना कम है। सबसे पहले तो इस फिल्म में जो अदाकारी है रणवीर सिंह की, वो उनके करियर की सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन अदाकारी है। दूसरी बात कबीर खान, जिनका ये सपना था कि इंडिया की 83 की जो सबसे बड़ी विक्ट्री थी वर्ल्ड कप के दौरान वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उसके ऊपर हम एक फ़िल्म बनाए और ना तो सिर्फ एक फ़िल्म बनाए बट उस फिल्म के थ्रू इन प्लेयर्स के जो फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, इनका जो जज्बा था उसे दर्शकों तक हम ले जाए। इस कोशिश में कबीर खान, उनकी जो कोशिश है वो 100% सक्सेसफुल रही है और इसके 2 कारण हैं। एक तो जो उन्होंने स्टार कास्ट फिल्में ली है, ना सिर्फ रणवीर जो कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं बट सपोर्टिंग स्टार कास्ट जो है, जो मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंसरकर, सुनील गावस्कर, इन प्लेयर्स को बड़े पर्दे पर निभा रहे हैं। उनकी अदाकारी भी, परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है। और फिल्म की जो पेस है, फिल्म की जो नरेटिव है वो बहुत ग्रिपिंग है, बहुत सॉलिड है। उसमें कभी भी कबीर ने कोई भी छोटा दायरा छोड़ा नहीं है जहाँ पे आपको लगता है कि यार इस फिल्म में मज़ा नहीं आ रहा है या ये फिल्म बहुत फीकी पड़ रही है। तो
मेरे हिसाब से 83 जो है एक उम्दा फिल्म है। इस साल की फिल्मों में 83 की जो जगह है परफॉर्मेंसेस को लेके या निर्देशन को लेके जो है, मुझे लगता है ये टॉप 2 टॉप 3 या ऑलमोस्ट नंबर 1 तक भी पहुंच सकती है। हमने अभी तक साल ख़त्म किया नहीं है, एक कुछ फिल्में निकल रही हैं, आ रही है बड़े पर्दे पर और OTT में अगले कुछ हफ्तों में। फिर भी मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा आपके शो के थ्रू कि 83 को ज़रूर देखिए और आप ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू तुषार जोशी। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही। कल फिर आज का दिन में आपसे मुलाकात होगी। एक बात और, वो ये कि हर मंगलवार हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। खुशबू कुमार डॉक्टरों से बात करके आपकी सेहत से जुड़ी काम की सलाह आप तक पहुंचाती हैं। आज उसका नया एपिसोड रिलीज हुआ है। बातचीत हुई है कि सर्दियों में मन क्यों उदास रहता है और किस तरह इस विंटर डिप्रेशन के खुद पर हावी होने से बचा जा सकता है। तो इसे सुनिए, सुनकर कैसा लगा हमें लिखिए या रिकॉर्ड करके बताइए। पता आपको मालूम ही है, radio@aajtak.com, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।